Hello, students. Good morning. Today topic is concept of threatened species या IUCN categorization of the plants and animals. Very important questions और टॉपिक जहाँ से क्वेश्चन एग्जाम्स में नॉर्मली रहते हैं और थोड़ा सा क्रिटिकल टॉपिक्स, ठीक है, समझने का है। तो प्लीज़ देखें थोड़ा सा कि क्या होता है IUCN कैटेगराइजेशन और क्या होती है एक्सटेंट वल्नरेबल और क्रिटिकल इंडेंजर्ड, ठीक है, डेटा डिफिशिएंट, नॉट इवैल्यूएटेड, and there are so many other categories of the plants and animal and microorganism as per decided by the IUCN to provide their conservation। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन पॉइंट क्या है इसके बारे में। देखिए, IUCN क्लासिफाइड ऑल द थ्रेटेड स्पीसीज ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स इनटू 3 कैटेगरीज में। ठीक है, वो कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? इंडेंजर्ड स्पीसीज, वल्नरेबल स्पीसीज एंड रेयर स्पीसीज। ये बहुत ही बेसिक सा है। पहले 3 कैटेगराइजेशन थे कि इंडेंजर्ड, वल्नरेबल एंड रेयर स्पीसीज, और ये जितनी भी होती हैं एक जनरल टर्म्स होता है थ्रेटेंड। ठीक है, थ्रेटेंड तो सभी हैं, लिखा ना, ऑल आर थ्रेटेंड स्पीसीज। अब IUCN क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन आवर 4 फैक्ट, मतलब 4 पॉइंट हैं जिनके बेस पे क्लासिफिकेशन दिया गया। वो कौन से फैक्ट हैं? देखिए, सबसे पहले जो ऑर्गेनिज्म है, मतलब प्लांट हो सकता है, एनिमल होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, उसका प्रेजेंट एंड पास्ट डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, उसके बेस पे ही दिया गया है 3 जो कैटेगराइजेशन है। दूसरा पॉइंट है कि जो इनका टाइम के साथ साथ इनकी जो पॉपुलेशन में नंबर में डिक्रीज हो रहा है, डिक्लाइन इन नंबर ऑफ पॉपुलेशन इन कोर्स ऑफ टाइम। ठीक है, और तीसरा पॉइंट है कि जो इनके नेचुरल हैबिटेट है, इनके रहने की जो जगह थी, उनकी कितनी बहुतायात है, मतलब अबंडेंस एंड क्वालिटी किस टाइप के हैं। एंड फोर्थ वन है उनकी बायोलॉजी एंड बायोटिक पोटेंशियल ऑफ दी हैबिटेट, जो इनके रहने की जगह। 2 पॉइंट तो हैबिटेट के बारे में है और 2 पॉइंट इनके डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंटिन्यू जो डिक्रीज हो रही है इनके बारे में, उसके बारे में। इन 4 पॉइंट के बेसिस पे IUCN ने जो ऑर्गेनिज्म है, मतलब प्लांट, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उन्हें 3 कैटेगराइज में डिफाइन किया था: इंडेंजर्ड स्पीसीज, वल्नरेबल स्पीसीज एंड रेयर स्पीसीज। ठीक है, और इस तरीके का जो कैटेगराइजेशन था, इनकी रेड लिस्ट होती है IUCN की, और एक होती है रेड डेटा बुक, RDB से बोलते हैं। ऑलमोस्ट 30 साल से इस तरीके का सिस्टम चला आ रहा है। अच्छा, RDB कैटेगराइजेशन से क्या फ़ायदे होते हैं? उसके फ़ायदे ये होते हैं कि RDB जो है वो प्रोवाइड करती है एक इजी एंड वाइडली अंडरस्टूड मेथड ऑफ हाई लाइटिंग दी दोज स्पीसीज विच आर अंडर हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन। मतलब उन स्पीसीज पे थोड़ा सा फोकस मिलता है साइंटिस्ट को या स्टूडेंट को या जो भी एज ए पब्लिक कंसर्न, कि जो फेसिंग अंडर हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन। ठीक है, कि अगर कोई स्पीसीज RDB कैटेगरी में आ गई तो उसे हमें कंजर्व करने के लिए गवर्नमेंट को या NGOs को या स्टेट्स को क्या क्या प्रयास करने चाहिए। उसके बाद आता है दूसरा जो फ़ायदा ये होता है कि किस लेवल के, मतलब कंजर्वेशन गवर्नमेंट प्रोवाइड करे उन्हें, कि उनका मतलब एक कैटेगराइजेशन है कि बहुत ज़्यादा खतरा है, एक खतरे में आ रही है, या एक नॉर्मल कोर्स ऑफ जो टाइम के साथ उस पर एक एक्सटेंशन का खतरा चल रहा है। ठीक है, तो एक तो एक्सटेंशन दिया जाए, मतलब एक्सटेंशन के लिए जो कंजर्वेशन मेजर्स हैं वो प्रोवाइड करे जाएँ गवर्नमेंट के थ्रू, और किस लेवल के प्रोवाइड किए जाएँ। ठीक है, तो ये इससे RDB से ये फ़ायदा होता है। अच्छा, RDB का रियल में क्या मतलब है? ये एक डायरेक्टरी भी है और स्कीम भी है। स्कीम को मतलब प्लान उसके लिए सजेस्ट करती है, जो इंडेंजर्ड कैटेगरी में है या दूसरी कैटेगरी में जो भी है उनके लिए प्लान बनाती है, और उनका रिकॉर्ड भी रखती है। डायरेक्टरीज भी है, स्कीम भी है। कौन बनाता है RDB को? IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन एंड नेचुरल रिसोर्सेज मेक करती है RDB को। RDB प्रोवाइड्स अप टू डेट इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल इंडेंजर्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। ठीक है, अच्छा, RDB जो बुक है उसमें 2 तरीके के पेजेस हैं, एक पिंक पेज होते हैं और ग्रीन पेज होते हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा एक्सटेंशन के पास जो कैटेगरी है कि एक्सटेंट हो गया, उससे पहले होता है एक्सटेंशन इन वाइल्ड, और उसके बाद 3rd कैटेगरी पे आता है कि क्रिटिकल इंडेंजर्ड। तो इसके जो क्रिटिकल इंडेंजर्ड तक अगर कोई पहुंच जाता है तो फिर वो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो एक्सटेंट हो जाएगा। तो जो पिंक पेजेस हैं उन पे जो रिकॉर्ड होता है वो क्रिटिकल इंडेंजर्ड स्पीसीज़ का होता है, और अगर गवर्नमेंट या स्टेट्स या एक्सपर्ट उसे कंजर्वेशन मेजर प्रोवाइड करते हैं तो वो उस कैटेगरी से हो सकता है बाहर भी आ जाए। ठीक है, अगर वो उससे रिकवर हो जाती है, रिकवर का मतलब अब वो क्रिटिकल इंडेंजर्ड नहीं रही, तो उसे हम लाएंगे ग्रीन पेजेस पे। कहने का मतलब 2 तरह के पेज होते हैं, पिंक पेजेस एंड ग्रीन पेजेस। ग्रीन पेज पे आपके जो क्रिटिकल इंडेंजर्ड नहीं है वो वाले रखे जाते हैं, और जो क्रिटिकल इंडेंजर्ड वाले होते हैं उन्हें हम पिंक पेजेस पे रखते हैं। ठीक है, अच्छा, RDB ने अभी तक जो है लगभग 135 स्पीसीज़ का उसके पास डेटा है, जो इंडियन सिनेरियो में अगर हम बात करें, और वो किसने प्रिपेयर किया है? प्लांट केस में BSI, जिसे बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहते हैं, जिसे हमने अभी लास्ट लेक्चर में बताया था कि इसका मेन जो हेडक्वार्टर है वो पुणे में है, और वैसे इसके 8 सब स्टेशन, मतलब 8 सब स्टेशन हैं पूरे इंडिया में, डिफरेंट स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में। और RDB का जो वो होता है वो क्या करती है, केवल एक रिकॉर्ड रखती है
ऑफ ऑल इंडेंजर्ड स्पीसीज का, ठीक है। अब ओरिजिन ऑफ रेड लिस्ट, दूसरी तरीका होता है इसका, एक आईसीएन की दो चीज़ें होती है, आरडीबी और दूसरी रेड लिस्ट। तो आरडीबी आप समझ गए कि डायरेक्टरीज भी है, स्कीम्स भी है, और उसके क्या फ़ायदे होते हैं वो भी बताया मैंने। अब देखते हैं आईयूसीएन का मतलब, या आईयूसीएन को आज के टाइम में हम डब्ल्यूसीयू बोलते हैं, मतलब बर्ड कंजर्वेशन यूनियन, इसका एक न्यू नेम आ गया। वैसे आईयूसीएन का मतलब क्या है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल एंड नेचुरल रिसोर्सेज, नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। और ये बहुत बड़ा मतलब बर्ड लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंजर्वेशन नेटवर्क, दुनिया में सबसे बड़ा कंजर्वेशन नेटवर्क है। और इसमें स्टेट्स मतलब पूरी कंट्री, उनकी गवर्नमेंट एजेंसियाज, उनकी नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज, साइंटिस्ट एंड एक्सपर्ट, कहाँ से 170 कंट्री से मतलब इसमें ज्वाइन होकर मतलब असेंबल होकर काम करते हैं। और इससे क्या होता है, इट इन्फ्लुएंसेस, इनकरेज एंड असिस्ट करती है सोसाइटी थ्रू आउट द बर्ड टू कंजर्व द इंटीग्रिटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ द नेचर, टू इंश्योर दैट एनी यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इज इक्विटेबल एंड इकोलॉजिकल सस्टेनेबल। वो ये बताती है कि पूरी दुनिया में कोई भी नेचुरल रिसोर्सेज का इक्विटेबल एंड इकोलॉजिकल सस्टेनेबल मैनर में उनका यूटिलाइजेशन हो रहा है या नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो ये कम से कम 170 कंट्री से, इससे ज़्यादा कंट्री के जो गवर्नमेंट होती हैं, वहाँ की गवर्नमेंटल एजेंसियाँ होती हैं, नॉन गवर्नमेंटल एजेंसियाँ जो होती हैं, उनके साइंटिस्ट और एक्सपर्ट इसमें मिलकर काम करते हैं और वो इस चीज़ को इंश्योर करते हैं, निश्चित करते हैं कि किसी भी जगह पर पूरी दुनिया में कोई भी नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्स का मतलब कोई एनिमल या प्लांट या कोई नॉन जो होता है एबायोटिक नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि रिवर्स, या उसका इक्विटेबल एंड इकोलॉजिकल सस्टेनेबल मैनर में यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं उसका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, ठीक है। तो उस चीज़ को ये क्लियर करते हैं। और इसका जो हेड क्वार्टर है वो स्विट्जरलैंड में मॉर्गन, ये जगह ग्लैंड उसमें है। आईयूसीएन का जो सही में बात आती है कि जो अक्टूबर में डब्ल्यूसीयू 1948 में बन गई थी, मगर इसका जो पूरा आईयूसीएन जो आया था वो 1956 में, ठीक है। इसका नाम आईयूसीएन हो गया था। अब आईयूसीएन की जो कैटेगरीज हैं उसमें देखिए 9 कैटेगरीज की बात करते हैं। हमने इनका कोड वर्ड बताया, एक्सटेंट को, EW एक्सटेंट इन वाइल्ड, CR मतलब क्रिटिकल इंडेंजर्ड को रिप्रेजेंट करता है, EN इंडेंजर्ड, VU वल्नरेबल एंड LR या LCD लोअर रिस्क या फिर कंजर्वेशन डिपेंडेंट की बात करते हैं, एंटी नियर थ्रेटेंड एंड DD डेटा डेफिशिएंट, और LC लीस्ट कंसर्न एंड आईयूसीएन के अलावा मतलब 9 टोटल कैटेगरीज हैं, ठीक है। अच्छा, डेफिनेशन देखते हैं इसकी। आपकी रेड लिस्ट की क्या होती है, ये क्या है, ये कैटलॉग है, ये ध्यान रखना, वो डायरेक्टरीज एंड स्कीम थी, ये कैटलॉग है दैट आर फेसिंग, किसके बारे में बात करता है कि वो टैक्सोन जो फेसिंग कहते हैं हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन। और कब इंस्टीट्यूट होता है, 1963 में इसका वो हुआ था। इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, जो रेड लिस्ट होती है टू इम्पार्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द अर्जेंसी एंड स्केल ऑफ कंजर्वेशन प्रॉब्लम्स टू पब्लिक एंड पॉलिसी मार्कर्स, ठीक है, पॉलिटी नहीं पॉलिसी मार्कर्स, मतलब जो हमारे पब्लिक है हम लोग और अब जो हमारे पॉलिसी मार्कर्स होते हैं उनके लिए ये निश्चित करती है कि आप किसी भी कंजर्वेशन मेजर्स को किस लेवल तक और कितनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। जैसे हम अभी वो सपोज करें कि इस एनिमल को बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है और जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो उसे भी कहेंगे हम उसे उसका एवोल्यूशन करेंगे, उसके बाद प्रोवाइड करेंगे। तो RD जो होती है मतलब रेड लिस्ट जो होती है वो बताती है किसके बारे में, अर्जेंसी एंड स्केल ऑफ कंजर्वेशन मेजर्स टू पब्लिक एज वेल एज पॉलिसी मेकर्स को, इस चीज़ के लिए आगाह करती है कि आप जो हैं इसे किस लेवल का और कितना कंजर्वेशन प्रोवाइड करें जिससे कि ये रिकवर हो जाए, कोई भी प्लांट एनिमल या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि एक्सटेंशन के रूट पे चल रहा है। अच्छा, इसके यूजेस क्या होते हैं रेड लिस्ट के, वो देखिए डेवलपिंग अवेयरनेस अबाउट द थ्रेटेंड बायोडाइवर्सिटी के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करती है, आइडेंटिफिकेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज की बात करती है, प्रोवाइड ए ग्लोबल इंडेक्स ऑफ डिक्लाइन बायोडाइवर्सिटी की, पूरे दुनिया में जो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी डिक्लाइन चल रहा है उसके बारे में एक इंडेक्स प्रोवाइड करती है। अच्छा, डिफाइन करती है कंजर्वेशन पॉलिसीज़ को, जो प्रायोरिटीज होती हैं एट लोकल लेवल एंड गाइडिंग द कंजर्वेशन एक्शन, ठीक है, उन्हें गाइड भी करती है। गाइड का मतलब कि वो सही डायरेक्शन में चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। इसके बाद प्रोवाइड करती है इन्फॉर्मेशन टू इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स जैसा जैसे कन्वेंशन, जो कोई कॉन्फ्रेंस होती है इनके बारे में उन्हें मतलब प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन देती है। और इंटरनेशनल ट्रेड आप जो इंडेंजर्ड स्पीसीज़ के बारे में चल रहा है उनके बारे में भी ये कंट्रोलिंग में एक बॉडी की तरह काम करती है। अच्छा, बिफोर डिस्कसिंग दी कैटेगरी जो है, इनसे पहले हमें एक बात ध्यान रखना चाहिए कि वाइल्ड लाइफ क्या है और थ्रेटेंड स्पीसीज़ क्या है, ठीक है। तो देखिए, वाइल्ड लाइफ का मतलब क्या होता है कि एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इन इट नेचुरल हैबिटेट, उसे हम वाइल्ड लाइफ कहेंगे, ठीक है। इट इंक्लूड्स ऑल प्लांट्स, ऑल एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म अदर देन कल्टिवेटेड प्लांट्स एंड डोमेस्टिकेटेड एनिमल, जो हमारे घरों में मतलब हम एनिमल को पाल रहे हैं, गाय भैंस, और जो हम अपने जो फील्ड में जो क्रॉप लगाते हैं जो डोमेस्टिकेटेड होती है, रेगुलर लगाते हैं कि धान, गेहूँ, वीट, मक्का, ये इन्हें निकाल दिया जाए। उसके बाद जो नेचुरल हैबिटेट में जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहा है वो वाइल्ड लाइफ है, ठीक है। अब इसके लिए थोड़ी अवेयरनेस होती है कि अक्टूबर के हर साल अक्टूबर के 1 से 7 अक्टूबर को हम वाइल्ड लाइफ वीक मनाते हैं और उसका जो मकसद है सेलिब्रेट करने का वो पब्लिक
में वाइल्ड लाइफ के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना होती है। और वाइल्ड लाइफ के 6 वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉमर्शियल, रिक्रिएशनल मतलब कि जैसे हमें उससे अच्छा लगता है देख के, और कॉमर्शियल मतलब हमसे हर चीज़ मिलती है, टिम्बर, बायोलॉजिकल, एस्थेटिक, साइंटिफिक एंड सोशल। ये 6 वैल्यूज जो हैं वाइल्ड लाइफ की वैल्यूज हैं। और जो अपना इंडिया का वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पर लोकेटेड है आपका, देहरादून में, ठीक है, इसे ध्यान रखना है। उसके बाद थ्रेटेंड स्पीसीज़ की बात करें तो इसमें भी सब कुछ आ जाएगा कि मतलब जो भी मतलब वन विच इज़ वनलेबल टू एक्सटेंट, देखिए ठीक है, जिस पे एक्सटेंट होने का खतरा है या ओपन टू अटैक। वन लेवल का अगर इंग्लिश में डिफाइन करें तो इसका मतलब ओपन टू अटैक, कि कोई भी ऐसा फैक्टर जो किसी भी ऑर्गेनिज्म को एक्सटेंशन की तरफ मूव करा सकता है, वो आपका थ्रेटेंड स्पीसीज कहलाएगा। इफ़ नॉट अलाउड टू रियलाइज इट्स बायोटिक पोटेंशियल बाय प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्जोटिक स्पीसीज। अगर हमने उसे उसके बायोटिक पोटेंशियल, उसके बायोटिक इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक्जोटिक स्पीसीज से हमने अगर उसे कंजर्वेशन प्रोवाइड नहीं करा तो वो क्या हो जाएगा, एक्सटिंक्ट हो जाएगा। तो ऐसे एनिमल्स, प्लांट्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम किस कैटेगरी में रखते हैं, थ्रेटेंड स्पीसीज की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। अब इन दोनों के साथ हम लाते हैं कि थ्रेटेंड स्पीसीज का रिकॉर्ड आज का मतलब रेड डेटा बुक और रेड लिस्ट दोनों में मेंशन है, ठीक है, और ये लगभग 30 साल पिछले चल रहा है। रेड डेटा बुक को कौन बनाता है, IUCN, पहले भी बता चुके हैं। IUCN का पूरा नाम इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, अब थोड़ा सा चेंज हुआ है, कंजर्वेशन यूनियन भी बोला जाता है। अच्छा, WC जो उसका न्यू आया है उसमें बर्ड कंजर्वेशन यूनियन बोला जाता है इसे। और मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द IUCN टू प्रमोट एंड सपोर्ट द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड नेचुरल रिसोर्सेज। यहाँ थोड़ा सा नेचुरल रिसोर्सेज भी आ, क्योंकि वाइल्ड लाइफ भी तो नेचुरल रिसोर्सेज होता है, क्योंकि प्लांट वो भी नेचुरल रिसोर्स, एनिमल या माइक्रो ऑर्गेनिक वो भी नेचुरल रिसोर्सेज होता है। तो कहने का मतलब दोनों चीज़ों को इंक्लूड कर लिया कि प्रमोट एंड सपोर्ट द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड नेचुरल रिसोर्सेज। अच्छा, अभी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम देखते हैं रैंकिंग ऑफ द थ्रेटेंड स्पीसीज की जो रैंकिंग है वो देखिए। यहाँ से देखते हैं हम किसी चीज़ को, अभी इसके नीचे भी कुछ रैंकिंग्स आएंगे मगर अभी हमसे यहीं से देखते हैं कंजर्वेशन डिपेंडेंट, ये यहाँ से देखते हैं। देखिए कोई एनिमल्स है, अगर हम उसे प्रोवाइड कर रहे हैं कंजर्वेशन तो वो किसी कैटेगरी को फॉलोअप नहीं कर रहा है, वो कंजर्वेशन डिपेंडेंट और नॉर्मली वो सर्वाइव कर रहा है, ठीक है। अगर हम उसे कंजर्वेशन की जो मेजर्स हैं, जो हमारी स्ट्रेटजीज वो उन्हें रिमूव करते हैं तो वो कैसा हो जाएगा, वल्नरेबल में आ जाएगा, ठीक है। और इससे भी आगे अगर निकल गया वल्नरेबल्स तो वो इंडेंजर्ड हो जाएगा। इंडेंजर्ड के बाद क्रिटिकल इंडेंजर्ड में आ जाएगा। क्रिटिकल बाद सबसे पहले वो वाइल्ड, क्योंकि वो दो जगह पे है, देखिए हमारे म्यूजियम्स में है, जो हमारे बॉटनिकल पार्क हैं, जूज हैं, उसमें रखे एनिमल हैं। और इसके बाद वो वहाँ से भी अगर वो खत्म हो गया, नेचुरल हैबिटेट से भी खत्म हो गया, और अपने जो हमारे आर्टिफिशियल मीन्स हैं उनमें भी रखा हुआ है, तो वहाँ से भी खत्म हो गया, तो हम उसे बोलेंगे एक्सटिंक्ट। तो एक्सटिंक्ट से पहले कैटेगरी आती है एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, और उससे पहले होगा क्रिटिकल इंडेंजर्ड, उससे पहले इंडेंजर्ड, और उससे पहले वल्नरेबल एंड कंजर्वेशन डिपेंडेंट, ठीक है। अब इसके नीचे भी अगर हम सीरीज बनाना चाहें तो बन सकती है। देखिए सबसे पहले इंडिटरमिनेट स्पीसीज की मतलब कोई स्पीसीज कंटिन्यूस रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन में है, बट हमें उसके रीजन्स नहीं पता कि वो क्यों है, तो ऐसे को कहेंगे इंडिटरमिनेट स्पीसीज, ठीक है। उसके बाद रेयर स्पीसीज की मतलब बहुत कम पाई जाती है, कहीं पे इनकी एक एक्युमुलेटेड या ग्रुपिंग्स नहीं पाई जाती है, स्कैटर्ड है, बहुत ही कम। उसके बाद उनके पास थोड़ा सा लो रिस्क, ठीक है। लो रिस्क मतलब हमें लगा कि कुछ तरीके के उन पर अब डिफरेंट टाइप के डेंजर्स हैं। अब उन्होंने क्या करा, उन्हें कंजर्वेशन प्रोवाइड कर दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कंजर्वेशन में चल रही है, तो कंजर्वेशन डिपेंडेंट है वो। अब कंजर्वेशन डिपेंडेंट अगर हम सबको नहीं प्रोवाइड कर पा रहे तो उसके बाद वो कंडीशन आ जाएगी वल्नरेबल, और उसके बाद इससे भी अगर वो आगे निकल गए, नहीं कंट्रोल हो पा रहे तो इंडेंजर्ड, इंडेंजर्ड से भी अगले कैटेगरी में पहुंच गए तो क्रिटिकल इंडेंजर्ड, और क्रिटिकल इंडेंजर्ड से ऊपर थी तो वो पहले अपने वाइल्ड में मतलब खत्म होगी, और उसके बाद वो हमारे जो म्यूजियम जैसे कोई प्लांट है तो प्लांट पहले बॉटनिकल गार्डन से खत्म होगा, उसके बाद वो ऑलरेडी नेचुरल हैबिटेट तो खत्म ही हो गया, तो वो क्या हो जाएगा, एक्सटिंक्ट हो जाए। इसी तरीके से कोई एनिमल है तो वाइल्ड में खत्म होने का मतलब कि वो पहले नेचुरल हैबिटेट में खत्म हो जाए, उसके बाद जो हमारे पास जूज या जो हमारे पास जीन बैंक, सीड बैंक, जो भी हमारे पास मेजर्स हैं सीटू के, उसमें खत्म हो गया तो वो कंप्लीटली एक्सटिंक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसलिए एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड का पहले आएगा, उसके बाद उसे हम कहेंगे वाइल्ड में एक्सटिंक्ट हो गया, हमारे पास नेचुरल हैबिटेट में तो नहीं रह गया, हमारे पास आर्टिफिशियल मीन्स में रखा हुआ है, ठीक है। अभी मतलब खत्म नहीं हुआ, पूरी तरीके से एक्सटिंक्ट नहीं हुआ, तो एक कहने का मतलब एक्सटिंक्ट से पहले एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड की भी कैटेगरी से ध्यान रखा जाना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। अच्छा, इसके बाद कुछ चीज़ें और भी हम इसमें पढ़ेंगे अपने नोट्स में। एक कैटेगरी आएगी नॉट इवेल्युएटेड, ठीक है। नॉट इवेल्युएटेड मतलब कहने का मतलब कुछ ऐसे प्लांट और एनिमल हैं जिन्हें हम IUCN की जो कैटेगराइजेशन है उसके रिस्पेक्टिव में हम उनकी बात नहीं करते हैं, तो वो नॉट इवेल्युएटेड है। इस तरीके से कहा था डेटा डिफिशिएंट, इनके बारे में हमारे पास कोई डेटा ही नहीं है, कुछ ऐसी स्पीसीज भी नोटिस करेंगे तो ये भी कैटेगरी आएगी नीचे। कह रहे आर नॉट रैंकिंग ऑफ द थ्रेट, ये थ्रेट की रैंकिंग जो IUCN ने डिफाइन किया उसकी रैंकिंग में नहीं आती हैं। कहने का मतलब हम अपने नोट्स में आगे पढ़ेंगे ये जितनी कैटेगरी हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये पढ़ेंगे, और 2 पढ़ेंगे नॉट इवेल्युएटेड एंड डेटा डेफिशिएंट। मगर डेटा डेफिशिएंट और नॉट इवेल्युएटेड का IUCN जो रैंकिंग्स है थ्रेट की उससे कोई संबंध नहीं है, ठीक है। तो पहला देखते हैं एक्सटिंक्शन क्या होता है। एक्सटिंक्ट क्या होती है, देखिए इसे, ए टैक्सॉन इज एक्सटिंक्ट व्हेन देयर इज नो रीजनेबल डाउट
दैट इट्स लास्ट इंडिविजुअल हैड डाइड, मतलब कोई ऐसा एनिमल जिसके बारे में हमें कोई डाउट ही नहीं है कि इसका लास्ट इंडिविजुअल्स भी खत्म हो गया, कोई डाउट नहीं कि हाँ भाई खत्म ही हो गया ये, ठीक है। और ऐसे एनिमल जैसे हमारे लिए आज डायनासोर्स, कोई पता ही नहीं कि कोई भी एनिमल पूरी दुनिया में कहीं भी किसी लेबोरेटरी जूज या कहीं भी नहीं रखा हुआ है, ना इसका कोई हमारे पास वो है। और डोडो, ठीक है, डोडो मॉरिशस ने देखा 17वीं सेंचुरी में ख़त्म कर दिया मार मार के वहाँ के लोगों ने से। अच्छा, दूसरी बात, जब एक्सटिंक्ट हो जाता है तो इससे क्या होता है, एक बायोडाइवर्सिटी तो डिक्रीज हो जाएगी, सिंपल सी बात है, एक एनिमल बिल्कुल खत्म ही हो गया है, प्लांट खत्म हो गया तो बायोडाइवर्सिटी तो डिक्रीज होगी। दिस टर्म अप्लाइड टू ए स्पीसीज दैट कैन नो लॉन्गर बी फाउंड, या फिर ऐसे कह सकते हो कि ये टर्म उनके लिए कि अब वो नहीं पाई जाती है। इफ़ नन ऑफ द इंडिविजुअल्स विद ए पार्टिकुलर स्पीसीज कैन सर्वाइव टू रिप्रोड्यूस, ठीक है। अब कोई भी मतलब उनका इंडिविजुअल्स नहीं रहेगा कि वो सर्वाइव करें, दे विल बिकम एक्सटेंट, ठीक है। ये आपका एक्सटेंशन की डेफिनेशन हो गई कि कोई हमें डाउट नहीं कि वो भी खत्म हो चुका बिल्कुल। अच्छा, एक्सटेंट इन वाइल्ड का मतलब देखिए क्या होगा, व्हेन एग्जिस्टेबल सर्वे हैव फेल्ड टू रिकॉर्ड एन इंडिविजुअल्स, मतलब हमने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, बहुत ज़्यादा सर्वे किया और हमने ये फाइंडिंग करने की कोशिश करी कि कोई लिविंग इंडिविजुअल्स है इसका, मगर हमें रिजल्ट मिला कि नहीं है, इज़ फेल टू रिकॉर्ड एंड इंडिविजुअल्स इज़ नोन, ठीक है। और एक्सपेक्टेड हैबिटेट एट अप्रोप्रिएट टाइम्स, डायर्नल, सीजनल एंड एनुअल, ठीक है। उस कंडीशन में हम कहेंगे कि एक्सटेंट इन वाइल्ड, ये वाइल्ड में एक्सटेंट हो चुका है, ठीक है। अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ क्योंकि हमारे पास लेबोरेटरीज में रखा हुआ है। अब इसके बाद क्रिटिकल इंडेंजर्ड, यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं कि इंडेंजर्ड ये इंपॉर्टेंट कैटेगरीज हैं, इन्हीं पे हम लोग काम करते हैं कि बचाया जा सके इसे। देखिए, व्हेन इट इज़ फेसिंग एक्सट्रीमली हाई, देखिए टर्म देखिए, एक्सट्रीमली हाई रिस्क की जब बात करी जाती है तो ये क्रिटिकल इंडेंजर्ड होगा, ये ध्यान रखना, क्रिटिकल हाई इंडेंजर्ड एक्सट्रीमली हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन दी वाइल्ड। कहाँ पे, अभी वाइल्ड की बात कर रहे हैं क्योंकि नॉर्मली वाइल्ड, क्योंकि जो नेचुरल कंडीशन में है वो रियल में फेस कर रही है प्रॉब्लम, और जो हमने लेबोरेटरीज में या जूज में रखी हैं उसमें कोई कंडीशन ऐसी है नहीं, कंट्रोल कंडीशन में रखी है। तो सबसे पहले टर्म आएगा एक्सट्रीमली या हाईली, और दूसरा वाइल्ड, इसे ध्यान रखना है डिफाइन करने के केस में कि व्हेन इट का मतलब एनी ऑर्गेनिज्म इज फेसिंग एन एक्सट्रीमली हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन दी वाइल्ड इन दी इमीडिएट फ्यूचर। इमीडिएट मतलब कि आने वाले टाइम, बहुत ही जल्दी टाइम में ये जंगल से बिल्कुल खत्म हो जाएगा, हाई एक्सट्रीमली हाई रिस्क को फेस कर रहा है। जैसे कि पिंक पिजन ऑफ मॉरिशस वेयर इट इज डिक्लाइन टू ए टिनी पॉपुलेशन ऑफ। दूसरा कंडीशन ये ध्यान रखना है कि इनकी नंबर जो है अब 20 से भी कम रह गई, 20 से भी कम रह गई है, और नियर फ्यूचर में मतलब इमीडिएट फ्यूचर में ये जंगल से बिल्कुल खत्म हो जाएगी, मतलब वाइल्ड फार्म से ये बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो वो कहलाएगी क्रिटिकल इंडेंजर्ड। और पॉपुलेशन क्या कह रहा है कि अभी वो जीरो नहीं हुई है, इतना ध्यान रखना, मतलब 20 से कम, पॉपुलेशन एस्टिमेटेड टू नंबर लेस देन जीरो मैच्योर इंडिविजुअल्स, ठीक है। हाँ, नो लेस देन है ये, नंबर नहीं, नो लेस देन, मतलब अभी जीरो नहीं हुए इंडिविजुअल्स, मतलब हैं, ठीक है, 20 से कम। इंडेंजर्ड देखिए, मोस्टली इस कैटेगरी में आते हैं इंडेंजर्ड, ए स्पीसीज दैट इज एट रिस्क ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट, मतलब बस चले जा रहे हैं एक्सटिंक्ट की तरफ, ए स्पीसीज दैट इज एट रिस्क ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट। या फिर दूसरा डेफिनेशन, व्हेन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन ए स्पीसीज बिकम सो स्मॉल दैट स्पीसीज में नॉट सर्वाइव, इतने कम हो गए कि अगर वो रिप्रोडक्शन करेंगे तब भी ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, आगे पीछे टाइम के बाद ये खत्म ही होना है, ठीक है। तो ये डेफिनेशन होगी। दूसरा देखिए, इनके लिए जो इनकी जो नंबर होगी एस्टिमेटेड पॉपुलेशन की, वो कितनी होगी, लेस देन 250 मैच्योर इंडिविजुअल। इनकी केस में है कि इनके जो हैं लिविंग और मैच्योर इंडिविजुअल 250, मतलब जो कहते हैं ना हिंदी में 250 से कम रह गए हैं। अच्छा, व्हेन इट इज़ फेसिंग ए वेरी हाई रिस्क, देखिए यहाँ पे एक्सट्रीमली हाई था ऊपर, यहाँ पे क्या है, वेरी हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, और कहाँ पे, वाइल्ड में। ये ध्यान रखें, इससे समझ में आ जाएगा आंसर, अगर आपको समझ में आई कि हाई रिस्क की बात करें तब इंडेंजर्ड, और एक्सट्रीमली हाई रिस्क तो आपका क्रिटिकल इंडेंजर्ड, और कहाँ, वाइल्ड, ये कॉमन है। इन द नियर फ्यूचर, वहाँ पर इमीडिएट फ्यूचर था, इन द नियर फ्यूचर, क्योंकि नियर फ्यूचर एक देर की बात है, इमीडिएट फ्यूचर का मतलब बहुत जल्द, ठीक है। तो 3 टर्म आप ध्यान रखें, वाइल्ड तो कॉमन है, हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन और नियर फ्यूचर, तो ये आएगा इंडेंजर। और तीसरी बात कि जो नंबर है वो 250 मतलब 250 या 250 से कम है, ठीक है। अच्छा, बहुत सारी बातें इनके बारे में एग्जाम्पल के थ्रू हम समझा रहे हैं। देखिए, इन अदर वर्ड्स में कि दोज ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटेंशन बिकॉज ऑफ क्रिटिकल रिड्यूस नंबर ऑफ इंडिविजुअल ड्यू टू इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग एंड ड्यू टू द ड्रास्टिक रिडक्शन इन देयर हैबिटेट। दो तरीके से उनका नंबर घट रहा है, एक तो उनके क्रिटिकल इंडेंजर पहुंचने की वजह क्या है, इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग, मतलब हम इरेगुलर तरीके से किलिंग कर रहे हैं। दूसरा, उनके जो रहने की जगह थी, ड्रास्टिक रिडक्शन इन हैबिटेट, ठीक है, उनके रहने की जगह खत्म हो रही है। जैसे अगर हम लाइन की बात करें तो एक टाइम था कॉमन इन फॉरेस्ट ऑफ मेनी स्टेट्स, हमारे कई स्टेट्स में लाइन बहुत कॉमन था। जैसे कि आज बट्टी कहाँ पे, केवल गिर फॉरेस्ट ऑफ कठियावाड़ गुजरात में ये है और कहीं पे नहीं है। इसी तरीके से टाइगर जो था लगभग 40,000 के करीब टाइगर थे, ठीक है।
1930 में, मतलब बिफोर इंडिपेंडेंट। और जब 1972 में जब हमने टाइगर बनाया, एक्ट बनाया था, ठीक है, तब इनकी नंबर कितनी रह गई थी, 1800 रह गई। तो इस तरीके की कंडीशन में ये क्रिटिकल इंडेंजर्ड तो नहीं है, ये किस कैटेगरी में, इंडेंजर्ड कैटेगरी में, कि नियर फ्यूचर में ही खत्म हो जाएंगे। अच्छा, इस तरीके से एक और एग्जांपल बता रहे हैं इसमें। वन हार्ट राइनोसोरस जो था, एक टाइम था नॉर्थर्न बेल्ट फ्रॉम दी खैबर पास टू आसाम। खैबर पास मतलब पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जोड़ने वाला एक एरिया है, जो एक वहाँ का पाकिस्तान का स्टेट है, खैबर पख्तूनख्वा, जो वहाँ पे एक्चुअली पड़ता है। तो कहने का मतलब वहाँ से लेके पूरा एरिया बता, जब हिंदुस्तान एक था, पूरा इंडिया एक था हमारा, पाकिस्तान भी इसके साथ था, तब कह रहे खैबर पख्तूनख्वा या खैबर पास टू आसाम तक ये मतलब फैले हुए थे वन हॉर्न राइनोसोरस। मगर आज ये केवल काजीरंगा, मन्नास एंड पोबिटोरा एरिया जो है आपके आसाम के वहाँ पाया जाता है, और एक जलालपुरा एरिया जाती है वेस्ट बंगाल, इस हमारे 2 स्टेट में रह जाता है केवल, ठीक है। इस तरीके से कुछ एग्जांपल बताएं, जैसे ब्लैक विंग्ड इंडोनेशियन पैरेट, लैंड स्नेल, मैक्सिकन स्लीपर ऑर्किड, मैक्सिकन कैक्टस, राइनोसोरस, स्लॉथ बियर, टाइगर एंड लाइन, वाइल्ड एस, ब्लू व्हेल, लार्जेस्ट लिमर एंड रेड पांडा। ये सब जो एग्जांपल है इंडेंजर्ड के हैं। नेक्स्ट कैटेगरी देखते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, वल्नरेबल। यहाँ से भी क्वेश्चन रहता है, देखिए व्हेन इट इज़ फेसिंग ए हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन। देखिए हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन द वाइल्ड इन द मीडियम टर्म फ्यूचर। इसमें देखिए क्या चेंजिंग आई, पूरी डेफिनेशन सेम है, मगर यहाँ पे 3 वर्ड, इमीडिएट फ्यूचर, नियर फ्यूचर और मीडियम टर्म फ्यूचर। मीडियम टर्म फ्यूचर जब यूज करा गया तो आपका कैटेगरी चेंज हो जाएगी, वल्नरेबल हो गए, ठीक है। वल्नरेबल होते क्या, देखिए दोज हुज पॉपुलेशन आर जनरली रिड्यूसिंग एंड फेसिंग द रिस्क ऑफ एंटरिंग टू इंडेंजर्ड कैटेगरी। मतलब एक बहुत तेज़ी के साथ ये आगे बढ़ रहे हैं और जो इंडेंजर्ड कैटेगरी में पहुँच जाएंगे, ठीक है। दीज एनिमल्स आर लाइकली टू मूव इन टू द इंडेंजर्ड कैटेगरी इन द नियर फ्यूचर, ठीक है। नियर फ्यूचर में, वैसे तो मीडियम टर्म में हैं, नियर फ्यूचर में कहाँ पहुँचने वाले हैं, इंडेंजर्ड कैटेगरी में पहुँचने वाले हैं। इफ़ जो इनके ऊपर जो हमने आज ऑपरेट कर रहा है, जो इनके, या फिर जो इन्हें ख़त्म करने वाले, जो इनके जो मतलब किलिंग या जो इनके रिस्पॉन्सिबल हैं, जो इनके नंबर डिक्रीज करने वाले जो फैक्टर्स हैं, वो अगर कंटिन्यूसली ऑपरेट रहे तो ये नियर फ्यूचर में कहाँ पहुँच जाएंगे, इंडेंजर्ड कैटेगरी में। ध्यान रखना है, देखिए नियर फ्यूचर में कहाँ पहुँचना है, ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में। और जो इनके जो खतरा है, जो हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन है, वो इन्हें वाइल्ड में वो मीडियम टर्म फ्यूचर, ठीक है, तब उस कैटेगरी की बात कर रहा है। और नियर फ्यूचर में जो इंडेंजर्ड कैटेगरी में पहुंच जाएंगे। और इनका नंबर की बात करें, देखिए पहले 20 था, फिर 250 था, और फिर वल्नरेबल में कितना आया, इनकी जो पॉपुलेशन है वो आज के टाइम में लेस देन 1000 मैच्योर इंडिविजुअल्स हैं। जैसे मेडागास्कर फ्रॉग, ये ध्यान रखना है, 2 तरीके से डेफिनेशन ध्यान रख सकते हैं, या तो टर्मिनोलॉजी वाइज या फिर नंबर से, कि अगर कोई वल्नरेबल का नाम पूछे तो आप ये कह सकते हैं कि इनका नंबर 1000 मैच्योर इंडिविजुअल से कम है, वो वल्नरेबल है। और 250 से कम हो तब आपके ये क्या होंगे, ठीक है, ये आपके इंडेंजर्ड होंगे। और 20 से कम हो जाए तो, या 20 तक हो जाए तो ये क्रिटिकल इंडेंजर्ड हो जाएंगे, ठीक है। जैसे मेडागास्कर फ्रॉग। इसके अब आया कंजर्वेशन डिपेंडेंट, ये भी यहाँ शुरुआत हो रही है। जो 3 कैटेगरी है वो बहुत खतरनाक ऊपर के हैं, वल्नरेबल, इंडेंजर्ड एंड क्रिटिकल डेंजर्ड। ये कंजर्वेशन डिपेंडेंट का मतलब क्या हुआ, टैक्सन दैट डू नॉट करंटली क्वालिफाई एज क्रिटिकल इंडेंजर्ड और वल्नरेबल, ठीक है। हो सकता है कि दोनों साथ मूव करें, कि वल्नरेबल में जा रहा है, क्रिटिकल इंडेंजर्ड में जा रहा है, इंडेंजर्ड में जा रहे हैं, ठीक है। कुछ ऐसे मतलब प्लांट एनिमल है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो करंट में नॉट क्वालिफाई कर पा रहे हैं क्रिटिकल इंडेंजर्ड कैटेगरी को या वल्नरेबल कैटेगरी को, उन्हें हम कहते हैं कंजर्वेशन डिपेंडेंट, क्योंकि उन पर कंजर्वेशन मेजर्स पूरी तरीके से काम कर रहे हैं, इसलिए उनका जो मतलब जो रिस्की फैक्टर थे वो रुके हुए हैं, ठीक है, वो किसी कैटेगरी में नहीं है। तो उस तरीके के जो ऑर्गेनिज्म है उन्हें हम कहेंगे कंजर्वेशन डिपेंडेंट। देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है साउथ अफ्रीकन वाइट राइनोसोरस का। ए टैक्सन आर ऑफ दिस कैटेगरी, ऑफ दिस कैटेगरी है, मस्ट बी फोकस ऑन कंटिन्यूइंग हैबिटेट स्पेसिफिक कंजर्वेशन। मतलब उनके जहाँ पर रहने की जगह थी उन्हें हमने हैबिटेट स्पेसिफिक कंजर्वेशन प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। और वो डायरेक्टली अफेक्ट करती है उन टैक्सन को कि उनके नंबर अब डिक्रीज नहीं हो रहा है। डिसकंटिन्यूटी ऑफ द कंजर्वेशन प्रोग्राम, अगर हम अपने जो कंजर्वेशन कंट्रोलिंग मेजर चल रहे हैं, कंजर्वेशन जो प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर उसमें जरा सा भी डिसकंटिन्यूटी करें तो ये जो टैक्सान्स है, जो भी प्लांट एनिमल है, वो किस कैटेगरी में, हमारी 2 कैटेगरी हमने बताया, वन ऑफ द 13 कैटेगरी जो मेंशन करी हमने ऊपर, कि इंडेंजर्ड या क्रिटिकल इंडेंजर्ड या वल्नरेबल में इंटर कर जाएगा, जैसे साउथ अफ्रीकन वाइट राइनोसोरस। इसके बाद आता है लोअर रिस्क या लो रिस्क, व्हेन इट हैव बीन इवैल्यूएटेड एंड डज नॉट क्वालिफाई फॉर एनी ऑफ द कैटेगरी। जब कैसे होता है ना, हर हम लगता है इस पर खतरा है किसी प्लांट एनिमल, हम उसे कैटेगराइजेशन पर रखते हैं, जो स्टैंडर्ड उस पर रखते हैं, मगर वो किसी भी कैटेगरी में क्वालिफाई नहीं कर पा रहा, ठीक है। जैसे क्रिटिकल इंडेंजर्ड, इंडेंजर्ड, वल्नरेबल एंड कंजर्वेशन डिपेंडेंट। जब कैटेगरी हमने बढ़ा दी, पहले था केवल कंजर्वेशन डिपेंडेंट में 2 कैटेगरी की बात कर रहे थे, क्रिटिकल इंडेंजर्ड और वल्नरेबल की बात कर रहे हैं। जबकि लो रिस्क में हमने किसी स्पीसीज या प्लांट की एनिमल को हमने उसे क्राइटेरिया पर रखा और हम देख रहे हैं कि वो किसी कैटेगरी में फिट नहीं हो रही, ना क्रिटिकल इंडेंजर्ड, ना इंडेंजर्ड, ना वल्नरेबल, ना कंजर्वेशन डिपेंडेंट, ठीक है। तो उस कंडीशन में उसे हम कहते हैं इस पर रिस्क है बट लो रिस्क है, ठीक है। और
इसमें क्या होता है कि देखिए दोज दैट आर क्लोज टू क्वालिफाई, मतलब क्लोज टू क्वालिफाई किसी कैटेगरी में चली जाएंगी कुछ टाइम के बाद, अभी मगर नहीं है तो वो लो रिस्क, ठीक है। दोज दैट आर लेस कंसर्न, उनके बारे में थोड़ा सा मतलब जो उनकी वैल्यूज़ है, जो उनका बायोटिक पोटेंशियल है, जो उनके बारे में जो उनके इकोनॉमिक कमर्शियल जो वैल्यूज हमने बताई 6 वैल्यूज, उनके बारे में जो साइंटिस्ट है जो पब्लिक है वो कंसर्न थोड़ा कम है, इसलिए उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। दोज आर प्रेजेंटली अबंडेंट एंड अनलाइकली टू फेस एक्सटेंशन इन दी फॉरेस्ट, कि उनका नंबर बहुत ज़्यादा है मगर किसी अनफॉर्चुनेट रीजन की वजह से वो आज के टाइम में एक्सटेंशन को फेस कर रही हैं, ठीक है। हो सकता है इन आगे वाले टाइम में वो एक्सटेंशन के ऊपर जो फेस 2 एक्सटेंशन है जो खतरा है वो खत्म हो जाए, तो उन पर कोई हमें रिक्वायरमेंट नहीं है कि उन्हें कंजर्वेशन प्रोवाइड किया जाए, और ना ही वो किसी कैटेगरी को बिलोंग करेंगी, वो अपने रिकवर हो जाएंगे। अगर आगे चलती गई तो वो कैटेगरी में आ जाएंगे। अच्छा, इसके बाद आता है डेटा डिफिशिएंट, ये इंपॉर्टेंट है अपने आप में, क्यों? कह रहा वेन इनएडिक्वेट इन्फॉर्मेशन आर प्रेजेंट टू मेक ए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट असेसमेंट ऑफ इट्स रिस्क ऑफ एक्सटेंशन बेस्ड ऑन इट्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड अबंडेंस इज लैकिंग। कहने का मतलब है कोई इनएडिक्वेट इन्फॉर्मेशन इनके बारे में नहीं है, किस पॉइंट पे कि रिस्क ऑफ एक्सटेंशन जो इनके डिस्ट्रीब्यूशन और इनके अबंडेंस पे प्रोवाइड कर सके कि इनकी कितनी स्पीसीज है और कहाँ कहाँ पाई जाती है, इनके बारे में कोई करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है, तब इन्हें हम कहेंगे डेटा डिफिशिएंट। डेटा डिफिशिएंट को हम कहने का मतलब है जो IUCN की कैटेगराइजेशन है उसमें हम इसे इंक्लूड नहीं करते हैं। डेटा डिफिशिएंट इज नॉट ए कैटेगरी ऑफ थ्रेट या फिर लो रिस्क, लिस्टिंग हेयर इंडिकेट दैट मोर इन्फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड। इसलिए हम यहाँ पे बता करें इनके बारे में हमें मोर इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है कि हमें कंजर्वेशन प्रोवाइड कर सकें, इनके बारे में कोई भी IUCN की उसमें नामिंग नहीं है। इस तरीके से होता है नॉट एवेल्यूएटेड, इसमें क्या है व्हेन इट इज़ नॉट कोई स्पीसीज है मगर हम उसे उस पर्सपेक्टिव से इवेल्यूएट नहीं कर रहे कि वो IUCN की किसी कैटेगरी में ये इंटर कर जाएगी, ठीक है। तो ऐसे प्लांट को हम कहते हैं नॉट इवेल्यूएटेड, ठीक है। इसके बाद आता है रेयर स्पीसीज। रेयर स्पीसीज का मतलब देखिए, स्पीसीज विद स्मॉल पॉपुलेशन इन द वाइल्ड एंड स्कैटर्ड। पॉपुलेशन कैसी है? स्मॉल है और वो भी स्कैटर्ड है, मतलब कोई पार्टिकुलर स्पेसिफिक एरिया में ये रहती हैं, लेकिन दीज लोकलाइज विद इन रेस्ट्रिक्टेड जियोग्राफिकल एरियाज आर हैबिटेट आर विद वाइडली स्कैटर्ड इंडिविजुअल्स, फॉर एग्जाम्पल ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है ये रेयर स्पीसीज, और ये क्रिटिकल इंडेंजर्ड में भी आता है, ये दो चीज़ें हैं यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, दीज आर नॉट इंडेंजर्ड और वल्नरेबल, न तो इंडेंजर्ड है एट द टाइम न वल्नरेबल है, बट एट रिस्क, रिस्क पे हैं। हियर दीज कैन एनी टाइम एंटर इनटू कैटेगरीज वल्नरेबल और इंडेंजर्ड स्पीसीज, किसी भी टाइम इंटर कर सकती हैं, बट ठीक है। और इनकी क्वालिटी क्या है कि दीज आर किसी बहुत ही रेयर या कन्फाइंड जोग्राफिकल एरिया में ही पाई जाती हैं, और इनका जो पॉपुलेशन है वो भी स्कैटर्ड फॉर्म में पाई जाती है, ठीक है। तो और किसी भी टाइम ये वल्नरेबल और इंडेंजर्ड कैटेगरी में इंटर कर जाती हैं। जैसे इंडियन बस्टर्ड की बात हमने बता रहे हैं, आयन मॉन्क एंड स्नो लॉरिस, वो भी इसी कैटेगरी में आता है, इनका नंबर बहुत कम है। इसके बाद लास्ट बनाता है इनडिटर्मिनेट स्पीसीज। इनडिटर्मिनेट स्पीसीज के बारे में कहने का मतलब ये है, इनडिटर्मिनेट जैसे हिंदी में बात होती है कि डिटर्मिनेट निर्धारण नहीं हो पा रहा, इनडिटर्मिनेट, ठीक है। कहना दिस स्पीसीज विच आर इन डेंजर ऑफ एक्सटेंशन, खतरे में तो हैं बट उनके रीजन क्या है कि क्यों एक एक्सटेंशन की तरफ मूव कर रही हैं वो हमें नहीं पता। तो ऐसी कंडीशन में इन स्पीसीज कहते हैं इनडिटर्मिनेट स्पीसीज, ठीक है गाइज। इसे ध्यान से देख लें और इसके बारे बाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कहीं पे क्वेश्चन हो तो कमेंट में मुझे बताएं, ठीक है। इनके एग्जाम्पल बस ये कर लें कि इंडेंजर्ड कौन सी है, क्रिटिकल इंडेंजर्ड कौन सी है, वल्नरेबल, ये 3 कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हीं से मोस्टली क्वेश्चन आता है। और एक रेयर स्पीसीज को भी देख लें, और रेयर डेटा बुक्स का जो हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, वाइल्ड लाइफ वीक कब मनाया जाता है, ठीक है, वाइल्ड लाइफ का डेफिनेशन, और कौन से 4 क्राइटेरिया जिनके बेस पे हम इन्हें कैटेगराइज करते हैं। वो क्राइटेरिया एक बार फिर देख लीजिए कि प्रेजेंट एंड पास्ट डिस्ट्रीब्यूशन को देखा जाता है इसमें, डिक्लाइन इन नंबर ऑफ पॉपुलेशन कोर्स ऑफ टाइम के साथ किस स्पीड से इनकी नंबर डिक्रीज हो रही है, और अबंडेंस एंड क्वालिटी ऑफ नेचुरल हैबिटेट, इनके जो रहने के जो स्थान थे जिन्हें हम इनके वास स्थान बोलते हैं, उनके क्या किस तरीके के, मतलब बस सर्वाइवल है या फिर बहुत अच्छे से मेंटेन्ड है, और इनका खुद उस पर्टिकुलर एनिमल का बायोटिक पोटेंशियल क्या, उसकी कितनी कमर्शलाइजेशन है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस फॉर सोसाइटी या पब्लिक कंसर्न, ठीक है। ये 4 बातें डिफाइन करती हैं IUCN कैटेगरी में कि इस प्लांट को या एनिमल स्पीसीज को किस कैटेगरी में रखा जाए, ठीक है गाइस। थैंक यू वेरी मच।